जब एनसीईआरटी आपको स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ा रही है तब एनसीईआरटी कहती है कि ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। एनसीईआरटी ने हमको कौन कौन से डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो जैसा अपना नीट 2025 इज जस्ट अप्रोचिंग, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जूलॉजी में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डिसऑर्डर्स दिए गए हैं और जिनसे हर बार तय बात है कि क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम उन डिसऑर्डर्स को एक बार कवर करेंगे और चैप्टर वाइज अपन चलेंगे, न एनसीईआरटी से कहीं कुछ ज़्यादा, न एनसीईआरटी से कम। और मैं अगर अपना परिचय कराऊं तो माई सेल्फ डॉक्टर MKS, और मैं आपको अनअकैडमी के कोटा सेंटर पे आपको मिलूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो पहला चैप्टर बेटा अपना आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम इस चैप्टर के अंदर बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, तो आपको पता है, बोलिए जरा। सबसे पहला डिसऑर्डर जो यहां दिया गया है ये आपका दिया गया है अस्थमा। तो पहला डिसऑर्डर बच्चे कौन सा दिया? अस्थमा। ध्यान दें, अस्थमा के बारे में यहीं पे बात नहीं की है, अस्थमा के बारे में काफी कुछ हद तक बात ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर भी की है। तो अगर अपन पढ़ेंगे यहां तो फायदा देगा ये अपने को 2 चैप्टर्स के अंदर। तो अस्थमा के बारे में सबसे पहली बात कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। तो पहली बात कि डिसऑर्डर कैसा है? एलर्जिक डिसऑर्डर है। अब एलर्जिक डिसऑर्डर होता क्या है? तो ये डिसऑर्डर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से है। नाउ व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ एंटीजेंस के लिए जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्ड करने लगता है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये जो एलर्जिक डिसऑर्डर है इसके अंदर होगा क्या? तो अस्थमा में यहां पे होती है बच्चे, देयर विल बी प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है? ब्रीदिंग में। तो अपन ने कहा कि अस्थमा के अंदर प्रॉब्लम कहां हो रही है? ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। क्यों हो रही है? तो इसका रीजन कहा गया कि देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल। तो इन्फ्लामेशन किसका? तो अपन ने कहा कि एक तो ब्रोंकी और दूसरा यहां पर कहा ब्रोंक्यूल। एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। क्या यहां पर हमने ट्रैकिया लिखा है? नहीं, हमने ट्रैकिया नहीं लिखा, एनसीईआरटी में भी नहीं है, और अस्थमा में एक्चुअली ट्रैकिया में समस्या होती भी नहीं है। अब आप एनसीईआरटी की एक और लाइन पे ध्यान देंगे। जब एनसीईआरटी आपको स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ा रही है तब एनसीईआरटी कहती है कि ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। तो इसका मतलब है कि जब मैंने यहां पे कहा कि ब्रोंकी और ब्रोंकियोल, तो इसका मतलब है कि इस चीज को यहां पे लंग्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या मैं यहां क्वेश्चन के अंदर ट्रैकिया ले सकता हूं? नहीं, यहां पे ट्रैकिया को इंक्लूड नहीं करना है। इन्फ्लामेशन किस किस के अंदर हो रही है? ब्रोंकी और ब्रोंकियोल के अंदर इन्फ्लामेशन होती है। तो यानी कि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हुई तो डिजीज को आपने क्या कहा? अस्थमा। अब अगर मैं हेल्थ एंड डिजीज में से लेकर के आऊं कि भाई अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास तरीके क्या होते हैं, तो अपन जानते हैं कि जब भी अगर एलर्जिक डिजीज हो तो ट्रीटमेंट के लिए कहा कि एक तो अपन क्या दे सकते हैं? एंटी हिस्टामीन। क्या दे सकते हैं बेटा? एंटी हिस्टामीन दे सकते हैं। एंटी हिस्टामीन क्यों? क्योंकि ये पूरा जो इन्फ्लामेशन है ये सारा हुआ ही हिस्टामीन की वजह से है। अगर हम एंटी हिस्टामीन देते हैं तो वो हिस्टामीन के इफेक्ट को खत्म करेगा। एंटी हिस्टामीन के अलावा कहा कि आप दे सकते हैं स्टेरॉइड्स। क्या दिए जा सकते हैं? स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड होते हैं एंटी इंफ्लामेटरी। स्टेरॉइड कैसे होते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी। और अब आप कहोगे कि हमें सब एनसीईआरटी ने तो ये बात नहीं बताई, तो अब आप याद करें, एनसीईआरटी ने आपको बताया है कॉर्टिसोल के बारे में, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कॉर्टिसोल के बारे में बताया ना।
और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो स्टेरॉइडल है। तो मतलब जो स्टेरॉइड्स होते हैं दे आर एंटी इंफ्लामेटरी। और सारी समस्या किसकी वजह से थी? तो अपन ने कहा सारी समस्या थी इंफ्लामेशन की वजह से। अब स्टेरॉइड्स के अलावा और हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि एड्रीनलिन की खासियत है कि ये होता है ब्रोंको डायलेटर। क्या होता है बेटा? ब्रोंको डायलेटर होता है। तो अपन ने कहा कि ये ब्रोंको डायलेटर है, यानी कि ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल को डायलेट करेगा। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल के कंस्ट्रिक्ट होने, नैरो हो जाने की वजह से ही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो अगर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल को डायलेट कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब बात आती है कि इधर जब प्रॉब्लम हो रही थी ब्रीदिंग में, तो भाई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। तो सांस लेने में जब दिक्कत होगी तो यहां पर आपको ब्रीदिंग के टाइम पर एक साउंड सुनाई देती है जिसे कहा जाता है व्हीजिंग साउंड। कौन सी साउंड आती है बच्चे? व्हीजिंग साउंड आती है। व्हीजिंग साउंड का मतलब क्या है? घरघराहट भरी आवाज। जब भी अपन अपने को ब्रीदिंग वगैरह से रिलेटेड दिक्कत होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारे चेस्ट पे, हमारे बैक पे आवाज सुनता है ना, तो वो एक्चुअली यही साउंड सुनी जाती है। तो अपन ने कहा कि यहाँ पर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल के अंदर प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग में समस्या हुई, ब्रीदिंग साउंड आया। अस्थमा के बाद दूसरा डिसऑर्डर जो आपका लिया गया है इसका नाम है एम्फाइसीमा। तो अस्थमा के बाद दूसरा डिसऑर्डर बेटा कौन सा लिया है? एम्फाइसीमा लिया। अब ये जो एम्फाइसीमा है इसके बारे में सबसे पहली बात कही कि एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर। अब बात आती है क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? तो एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि बहुत लंबे समय तक चलता हो, तो ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मान लो कॉमन कोल्ड वाले राइनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो डिजीज तुरंत हो जाएगी ना, लंबे समय नहीं चलेगी, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगी। पर अगर कोई डिसऑर्डर ऐसा है जो बहुत लंबे टाइम में होता है तो ऐसे डिसऑर्डर को बच्चे अपन क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये जो क्रोनिक डिसऑर्डर यहाँ एम्फाइसीमा हो रहा है तो होता किसकी वजह से है? तो एनसीईआरटी कहती है कि वन ऑफ द मेजर कॉज, कि साहब इसका वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है? तो वन ऑफ द मेजर कॉज कहा कि इसका होता है सिगरेट स्मोकिंग। तो किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा होता है। तो वन ऑफ द मेजर कॉज के अंदर बच्चे अपन ने क्या लिया? सिगरेट स्मोकिंग। अब यहां बात आती है कि अगर एनसीईआरटी ने कहा है कि वन ऑफ द मेजर कॉज, तो नॉर्मल बच्चा तो ये पढ़ेगा कि वन ऑफ द मेजर कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। पर अगर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एनसीईआरटी को सोच रहा हूं तो मुझे यह भी तो सोचना चाहिए कि अगर वन ऑफ द मेजर कॉज दिया है तो इसका मतलब है कि कॉज और भी होने चाहिए। अदर कॉज में आप देखिए ये वाली जानकारी भी आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगी और आपको बस कोरिलेट करना है। अगर आप याद करें तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में एनसीईआरटी यहां बात करती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की। किसकी बात करती है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। किसके लिए दिया जाता है? तो अपन ने कहा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दिया जाता है एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए। एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में अपन क्या यूज करते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज करते हैं। अब जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जिसको यूज किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, ये है तो एंजाइम। अगर ये एंजाइम है देन इट मीन कि प्रोटीन है, और अगर ये प्रोटीन है देन इट मीन कि इसको कोड करने वाला कोई ना कोई जीन भी होगा। तो अगर उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उस केस में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नेचुरली हमारे अंदर बनेगा नहीं, और जब नहीं बनेगा तो हमें बाहर से देना पड़ेगा। तो मतलब कि अदर कॉज में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कोडिंग जो जीन है, अगर इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कोडिंग जीन के अंदर आ जाए म्यूटेशन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कोडिंग जीन के अंदर क्या आ जाए? म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेशन की वजह से भी तो डिसऑर्डर हो सकता है। तो हमने कहा कि वन ऑफ द मेजर कॉज अपना यहां पर क्या हो जाता है? सिगरेट स्मोकिंग।
अदर कॉज में मैंने लिया कि अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कोडिंग जीन अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तो इसकी वजह से भी डिसऑर्डर होगा। अब बात आती है कि एम्फाइसीमा के अंदर होता क्या है। सो देयर इज डैमेज टू एल्वियोलर सेप्टम। डैमेज किसमें हो रहा है? एल्वियोलर सेप्टम में। तो अपन ने कहा कि यहां पर डैमेज होता है एल्वियोलर सेप्टम के अंदर। अब जब एल्वियोलर सेप्टम के अंदर डैमेज हो रहा है तो अब आप ऐसे समझिए, एक एल्वियोलाई ये है, एक और एल्वियोलाई ये है, एक और एल्वियोलाई ये है, इस तरीके से करके एल्वियोलाई का एक बंच मौजूद है। अभी इसका अपना एक सरफेस एरिया है। क्या है? एक सरफेस एरिया। आपने कहा कि डिजीज के अंदर होता क्या है, तो साहब एल्वियोलाई का जो सेप्टम है वो डैमेज हो जाता है। सेप्टम ये है ना, अगर ये सेप्टम डैमेज हुए तो सेप्टम के डैमेज होने पर आपको नहीं लगता कि यहां पर जो सरफेस एरिया था गैसियस एक्सचेंज के लिए वो हो गया कम? इसके अंदर क्या हुआ? सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है। तो अपन ने कहा कि गैसियस एक्सचेंज के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया था ये क्या हो गया? कम। अगर गैसियस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया ही कम हो गया तो सरफेस एरिया के कम होने पर यहां क्या होने लगेगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। अब प्रॉब्लम किसके अंदर आने लगेगी? रेस्पिरेशन में। तो अपन ने कहा कि प्रॉब्लम आने लगती है रेस्पिरेशन में। बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैकेनिज्म पे मैं नहीं जाऊंगा, होती है, पर वो अभी अपने मतलब की बात नहीं है। अगर यहां जो डैमेज है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के ना होने की वजह से है तो उस कंडीशन में अगर मैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को बाहर से सप्लाई कर दूं तो सप्लाई करने पर फर्दर डैमेज रुक जाएगी। पर क्या डिजीज को रिवर्ट किया जा सकता है? ना, रिवर्ट नहीं होती है, बस केवल डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। तो दूसरी डिजीज जिसकी बात की हमने उसका नाम क्या हो गया? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के बाद देखें, अगला डिसऑर्डर आपको दिया है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो अगला बच्चे क्या दिया गया है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें दिए गए। तो अब एनसीईआरटी बात करती है अबाउट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? आदमी का जो भी काम है, जो भी प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन क्या कहा जाएगा? ऑक्यूपेशन। और अगर उस ऑक्यूपेशन की वजह से कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है देन दैट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वुड बी कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो होता किन लोगों में है? तो ऐसे लोग जो कि काम करते हो ऐसी इंडस्ट्रीज में, तो अपन ने कहा पीपल वर्किंग इन, या तो जैसे मान लो स्टोन ग्राइंडिंग कहीं होती हो। कहाँ होगी स्टोन ग्राइंडिंग? तो देखिए जहां कहीं पे अगर सीमेंट फैक्ट्री होगी तो वहां स्टोन ग्राइंडिंग अपने को करनी पड़ेगी, या स्टोन की कटिंग वगैरह होती हो, या ऐसे जहां पे मान लो अगर माइंस वगैरह है तो माइंस में जो लोग काम करते हैं वहां पे खूब सारी डस्ट उड़ती है। माइंस के अलावा अपन ले सकते हैं एक ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल का एग्जांपल ले लीजिए, जो मान लो किसी रास्ते पे किसी चौराहे पे खड़ा है, उसकी ड्यूटी वहां लगी है, आसपास से खूब सारी गाड़ियां निकल रही हैं, उन गाड़ियों से डस्ट उड़ रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को होता है। अब इसके अंदर होता क्या है? तो हुआ ये कि यहां पर ये जो डस्ट या स्टोन के पार्टिकल्स थे, डस्ट या स्टोन पार्टिकल, ये जो डस्ट या स्टोन पार्टिकल हैं ये जाकर के एक्युमुलेट होते हैं एल्वियोलाई पर, जाकर के कहां इकट्ठे होने लगेंगे? एक्युमुलेट होने लगेंगे एट एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई पर एक्युमुलेट होंगे। ठीक, जब ये एल्वियोलाई पर एक्युमुलेट होंगे तो एनसीईआरटी की भाषा पे फिर से ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले यहां क्या होता है? इन्फ्लामेशन। सबसे पहले क्या होने लगेगा? इन्फ्लामेशन होने लगेगा। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है कि यहां पर क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आने लगेगी। तो एल्वियोलाई के लेवल पर क्या आने लगी? स्वेलिंग। ध्यान दें, ये एल्वियोलाई है। हमने अभी तक बस इतना पढ़ा है ना कि एल्वियोलाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है,
बिल्कुल सही साहब, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है। तो क्या होने लगा, एल्वियोलाई की थिकनेस बढ़ने लगी। तो एल्वियोलाई की सबसे पहले तो क्या हुआ, थिकनेस बढ़ी। अब जब ये थिकनेस बढ़ी तो मान लो ये थिकनेस बढ़ करके कुछ ऐसे होने लगी। तो बोलिए जरा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ गई या घटी? तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या हुआ, बढ़ी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलो बढ़ेगा कि घटेगा? देन ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होने लगेगा, कम। तो अपन ने कहा कि यह इन्फ्लामेशन हुआ। अब जब ये इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के बाद अगली स्टेज आती है दैट देयर विल बी फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। क्या होने लगेगा, फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स होने लगेगा। अब साहब फाइब्रोसिस क्या है? तो फाइब्रोसिस शब्द का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो जब अगर फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होने लगे, अब आप कहोगे कि यह फाइब्रस टिश्यू कहां से आया? चलते हैं एनिमल टिश्यू, याद करें एरियोलर टिश्यू के बारे में कहा है, इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलिया। मतलब जहां कहीं भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे की तरफ यहां एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन मौजूद होता है, एरियोलर टिश्यू। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी ने तो सर हमको ये बात नहीं बताई। तो बच्चे जहां पर जमा टोटल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में लेयर होती हैं 7। कितनी लेयर होती है, 7। पर अपन जो पढ़ रहे होते हैं वो लेयर होती है 3। यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि फाइब्रोसिस क्यों होती है। तो यहां जो एरियोलर टिश्यू था, अब इस एरियोलर टिश्यू की थिकनेस क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो आप देखो इसी टिश्यू की थिकनेस बच्चे क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुई। जब इसकी थिकनेस इंक्रीज हो रही है मतलब इसके अंदर फाइबर्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रही है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर बढ़ेगी तो आप जानते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन यहां पर कम हुआ मतलब फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स की वजह से रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूजन क्या होने लगा, कम। तो अपन ने कहा रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूजन क्या होने लगा, कम। तो अगर रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूजन यहां पर कम होने लगा तो गैसियस डिफ्यूजन की रेट कम होने का मतलब है कि यहां पर भी वापस से वही दैट देयर विल बी प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो यहां भी क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब देखिए जरा, अगर हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर बात करते हैं तो इन डस्ट पार्टिकल वगैरह के लिए एक्सपोज्ड हम भी हैं, पर हम पूरे दिन में कितने टाइम के लिए एक्सपोज्ड हैं, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। हम जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो कंडक्शन पार्ट है, ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, यहां म्यूकस है, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को चिपका लेगा और फिर बाद में सिलिया इन डस्ट पार्टिकल कंटेनिंग म्यूकस को बाहर निकाल देगा। पर सोचिए अगर यही एक्सपोजर 6-6, 8-8 घंटे हो तो क्या सिलिया ये काम कर पाएगा, नहीं। उस कंडीशन में जाकर के डस्ट पार्टिकल एकुमुलेट होने लगेगा। जब अगर ये एकुमुलेट होने लगेगा तो डिजीज कौन सी कॉज करा देगा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एनसीईआरटी यहां पर प्रोटेक्टिव मेजर भी देती है ना, प्रोटेक्शन के लिए एनसीईआरटी कहती है कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को क्या यूज करना चाहिए, मास्क। तो एनसीईआरटी ने कहा कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को क्या यूज करना चाहिए, मास्क। अगर ये मास्क यूज करेंगे तो उस कंडीशन में इनको फायदा ये होगा कि ये डस्ट पार्टिकल इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे नहीं, और अगर नहीं जाएंगे तो पेशेंट इससे बच गया कि नहीं। अब पीवाईक्यू लेकर के आते हैं। पीवाईक्यू में से 2 टर्म के नाम हैं। एक नाम आता है एस्बेस्टोसिस। एक नाम कौन सा आता है बेटा, एस्बेस्टोसिस। और एक टर्म आता है आपका यहां सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस तब होता है जब अगर एस्बेस्टस माइंस में काम करने वाले लोगों को हो। क्या है एस्बेस्टस, तो जो बिजली के तार होते हैं ना, जब खंबे से जुड़े होते हैं तो आपने ब्राउन कलर की प्लेट्स देखी होंगी जो लगी होती हैं, इंसुलेटर की तरह काम करती हैं।
दोज आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टस। ठीक, तो एस्बेस्टस की माइंस होती हैं। सिलिकॉसिस, सिलिका, सिलिका मतलब पत्थर, तो पत्थर में की माइंस वगैरह में काम करने वाले लोगों में डिजीज कौन सी हो जाती है? सिलिकॉसिस। अब यहां तक तो ये 3 डिसऑर्डर तो अपने को दिए थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब इसके बाद अगले चैप्टर पे आ जाते हैं जिनका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अगला चैप्टर बेटा अपने पास कौन? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आ जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने हमको कौन कौन से डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। तो अगर हम देखें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, तो एनसीईआरटी सबसे पहले जो बात करती है वो है अबाउट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। किसकी बात की है बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में बात की है। तो पहला जो डिसऑर्डर लिया है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एक और नाम होता है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो एक और नाम क्या है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं HDN। ठीक, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता कब है? तो ये डिजीज होती तब है जब अगर मदर होनी चाहिए RH नेगेटिव। मदर को कैसा होना चाहिए? RH नेगेटिव। और वहीं पर जो फीटस है इसको होना चाहिए RH पॉजिटिव। तो फीटस मस्ट बी RH पॉजिटिव। अब अगर आप जेनेटिक्स का प्रयोग करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर मदर नेगेटिव है और फीटस अगर RH पॉजिटिव है तो ये कंडीशन बच्चे तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जबकि अगर फादर RH पॉजिटिव रहा हो। समझना, मदर के पास जो एलील हैं वो तो स्मॉल डी है, फीटस के पास एक तो कैपिटल डी है। अगर कैपिटल डी यानी कि डोमिनेंट एलील है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहां से आया होगा? फादर से। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा लेते हैं कि बायोलॉजिकली विच मैरिज शुड नॉट बी प्रेफर्ड। तो जबकि अगर बॉय हो RH पॉजिटिव और गर्ल हो RH नेगेटिव, तो यहां पे ये है कि जब अगर मदर हो RH नेगेटिव, फीटस हो RH पॉजिटिव, तो डिजीज होती है जिसको कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपको यहां बहुत क्लियरली ध्यान देना है, केवल और केवल यही एक सिचुएशन है, यही एक कंडीशन है जबकि डिजीज होगी। आप कहोगे मदर पॉजिटिव फीटस पॉजिटिव कोई समस्या नहीं, मदर नेगेटिव फीटस पॉजिटिव समस्या है, मदर पॉजिटिव फीटस नेगेटिव समस्या नहीं है, मदर और फीटस दोनों नेगेटिव समस्या नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि होता केवल कब है? जब मदर हो RH नेगेटिव और जबकि फीटस क्या होना चाहिए बेटा? RH पॉजिटिव। अब देखिए, मदर और फीटस दोनों के बीच में एग्जिस्ट कौन करता है? प्लेसेंटा। तो अपने को पता है कि मदर और फीटस के बीच में कौन एग्जिस्ट करेगा? प्लेसेंटा एग्जिस्ट करता है। अब यहां देखिए, मदर जो कि RH नेगेटिव है, तो लेट्स से ये मदर की RBC है। क्या इस पे RH एंटीजन है? नहीं, इसके ऊपर कोई RH एंटीजन नहीं है। ये फीटस जो कि RH पॉजिटिव है, ये इसकी RBC है और इसके ऊपर RH एंटीजन है, तभी तो ये RH पॉजिटिव है। तो फीटस के पास RH एंटीजन है जबकि मदर के पास RH एंटीजन नहीं है। पहली प्रेगनेंसी में दोनों का जो सर्कुलेशन है इट इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। इसको एकदम सेपरेट करके कौन रखता है? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा ने जब इसे सेपरेट करके रखा है तो अब प्रेगनेंसी के लास्ट में यहां क्या होगा? पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी के लास्ट में क्या होता है बेटा? पार्चुरेशन होगा। जब पार्चुरेशन होगा तब आप ध्यान दें, पहले एमनियोटिक फ्लूइड बाहर जाता है, उसके बाद जो न्यूबॉर्न है वो बाहर जाएगा और सबसे लास्ट में मदर से प्लेसेंटा बाहर निकलेगा। मतलब कि न्यूबॉर्न तो निकल गया पहले,
अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी, मदर से न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड जाने के चांसेस नहीं है। पर कुछ फीटल ब्लड जो प्लेसेंटा के अंदर भरा रह गया, उस ब्लड के मैटरनल सर्कुलेशन में मिलने की पॉसिबिलिटी है। एनसीईआरटी पढ़ना ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि पॉसिबिलिटी है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं कहती कि ये ब्लड मिल ही जाएगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अफर्मेटिव होता है कि ये मिल ही जाएगा, तो आप ये तय मान लीजिए वो स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना है, क्या ब्लड मिल ही जाएगा? नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा कि यहां जब पार्चुरेशन होगा, तो पार्चुरेशन के टाइम पर एक पॉसिबिलिटी क्या है, दैट सम ऑफ द fetal RBC can leak to मैटरनल सर्कुलेशन। तो कुछ फीटल आरबीसी कहां जा सकते हैं बेटा? मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकते हैं। अगर कुछ फीटल आरबीसी मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकते हैं, और मान लो अगर ये गए, तो मदर के इम्यून सिस्टम ने कभी आरएच एंटीजन के दर्शन तो किए नहीं है, देखा तो है नहीं, क्योंकि जो आरएच एंटीजन है, ये आरएच एंटीजन मदर के पास तो रहा ही नहीं है कभी। तो जब भी ऐसा होगा, तो अब इस केस में देखो, ये जो फीटस की आरबीसी है, ये फीटस की आरबीसी कहां गई? मदर के सर्कुलेशन में। ठीक, जैसे ही ये फीटल आरबीसी मदर के सर्कुलेशन में आएगी, तो इसके आते ही तुरंत क्या होगा? यहां पर इम्यून सिस्टम ऑफ मदर प्रिपेयर या स्टार्ट टू प्रिपेयर आरएच एंटीबॉडी। तो ये क्या बनाने लगेगा? आरएच एंटीबॉडी बनाने लगेगा। कौन बना रहा है? इम्यून सिस्टम। किसका इम्यून सिस्टम? मदर का कि फीटस का? मदर का इम्यून सिस्टम यहां पर क्या बना रहा है? आरएच एंटीबॉडी बना ले रहा है। जब ये मदर का इम्यून सिस्टम यहां पर आरएच एंटीबॉडी बनाएगा, तो लेट्स से ये यहां पर आरएच एंटीबॉडी है जो कि नई बनी, ये यहां पर नई आरएच एंटीबॉडी है जो अब किसके अंदर बन गई? मदर में। ये जो आरएच एंटीबॉडी बनी, ये आरएच एंटीबॉडी क्या करेगी? ये इस वाली आरबीसी को मार देगी। अब इम्यून सिस्टम को याद करो, यहां जो ऑपरेट हुआ, यह है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। आप जानते हैं कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के बाद मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, और एक बार जब मेमोरी सेल बन गई, तो उसके बाद फिर इसकी मेमोरी थ्रू आउट द लाइफ रहने वाली है, तो हमेशा रहेगी। मतलब कि सर्टेन अमाउंट ऑफ आरएच एंटीबॉडी कहें या आप एंटी आरएच एंटीबॉडी कहें, दे विल बी प्रेजेंट इन मैटरनल सर्कुलेशन। मीनवाइल यहां जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, क्या इस फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई समस्या आई? नहीं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी ये यहां पर क्या रही? सेफ। तो अपन ने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी इज टोटली सेफ, इसमें कोई भी समस्या आती नहीं है। तो ये तो हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में। अब मान लो सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, तो आप देखते हैं जरा। तो आप देखिए, मान लो अगर यहां पर सेकेंड प्रेगनेंसी, या मैं कहूं कि अब इसके बाद सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी, तो अब जब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसीज होंगी, ठीक, और उस कंडीशन में अगर मान लो फिर से मदर जो है, इसका ब्लड ग्रुप तो आरएच नेगेटिव है ही, ये तो भैया चेंज होगा नहीं, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है? आरएच नेगेटिव है। ठीक, थोड़ा सा इसे नीचे ले लेते हैं जिससे अपने को कंफ्यूजन ना हो। तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? आरएच नेगेटिव है। ठीक, अब मान लो इस अगले केस में फिर वापस से अगर ऐसा हो कि फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाए? आरएच पॉजिटिव। फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाए? आरएच पॉजिटिव। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि मदर की आरबीसी ये है, ठीक,
और फीटस की आरबीसी ये है। फीटस की आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है, मदर की आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है। फीटस की आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, जबकि मदर की आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है। तो आप देखिए, यहां अब आप कहेंगे तो प्लेसेंटा तो यहां भी होगा, बिल्कुल होगा साहब। तो यहां अपन ने कहा कि इनका जो सर्कुलेशन है इट इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो सेपरेट करके किसने रखा है? प्लेसेंटा ने सेपरेट करके रखा है। अब यहां प्लेसेंटा ने जब इसे सेपरेट करके रखा है तो अब जरा देखिए, अब यहां मदर के अंदर केवल यहां पर आरबीसी ही नहीं थी, मदर के अंदर एंटीआरएच एंटीबॉडी भी तो बन गई थी। मदर के अंदर और क्या मौजूद है? एंटीआरएच एंटीबॉडी, जो कि यहां पर ऑलरेडी बन चुकी है। तो जब एंटीआरएच एंटीबॉडी है तो अब यहां क्या होगा कि सम ऑफ द आरएच एंटीबॉडी कैन लीक टू फीटल सर्कुलेशन। तो ये कहां पर जा सकते हैं बेटा? फीटल सर्कुलेशन के अंदर जा सकते हैं। तो कुछ आरएच एंटीबॉडी कहां जा सकती है? फीटल सर्कुलेशन में। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने ऐसा कहा कि ये जाएगा ही जाएगा? नहीं, मैंने फिर से कहा कैन जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो ये लीक करके कहां जा सकता है? फीटल सर्कुलेशन के अंदर। अब ये जो एंटीबॉडी है, ये आरएच एंटीबॉडी जो यहां पर है, ये आरएच एंटीबॉडी बेटा एंटीबॉडी में बिलोंग करती है आईजीजी क्लास से। किससे बिलोंग करती है? आईजीजी, जिसका कार्टून एनसीईआरटी ने आपको हेल्थ एंड डिजीज में दिया है। तो क्योंकि ये आईजीजी से बिलोंग करती है तो आईजीजी तो प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है। अगर ये प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है तो अब ये एंटीबॉडी यहां से क्रॉस करके कहां आ गई? तो ये एंटीबॉडी क्रॉस करके आ गई फीटल सर्कुलेशन में। जब ये एंटीबॉडी यहां फीटल सर्कुलेशन में आई तो नाउ इट विल अटैक फीटल आरबीसी। किसे अटैक करेगी? फीटल आरबीसी को। जब फीटल आरबीसी को अटैक किया तो फीटल आरबीसी को अटैक करने पर अब यहां क्या होगा? आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेगी। क्या होगा? देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। तो अपन ने कहा कि यहां पर होने लगेगा ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जब अगर आरबीसी का ब्रेक डाउन हो रहा है तो अब डिजीज के नाम को फिर से पढ़ें। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रही है। फीटलिस किसकी? फीटस की। दूसरा नाम क्या था? हीमोलाइटिक। हीमो मतलब हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी, लाइटिक मतलब टूटना। डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, समस्या किसको है? न्यूबॉर्न को। तो अपन ने कहा कि यहां आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो किसकी रही है? मदर की या फीटस की? तो डिस्ट्रॉय हो रही है फीटस की आरबीसी। और अगर ये फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी तो उस कंडीशन में या तो यहां हो जाएगा नियोनेटल जॉन्डिस, या तो क्या हो जाएगा? नियोनेटल जॉन्डिस। क्यों होगा जॉन्डिस? आरबीसी टूटेगी, हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन वाला पार्ट प्रोटीन है, वापस से काम आता है। हीम वाला पार्ट उसको लिवर ले जाकर के तोड़ देता है बाइल पिगमेंट में। किसमें तोड़ेगा? बाइल पिगमेंट में। जो बाइल पिगमेंट है उनका कलर कैसा होता है? येलोइश होता है। तो इसीलिए डिजीज कौन सी हो जाएगी? जॉन्डिस। किसको हो रही है? नियोनेट यानी कि न्यूबॉर्न को। या फिर अगर ज्यादा आरबीसी ही टूट गई तो उस कंडीशन में पॉसिबल क्या है? अबॉर्शन। अगर ज्यादा आरबीसी टूट गई तो उस कंडीशन में क्या पॉसिबल है? अबॉर्शन हो सकता है। तो हमने कहा कि ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब बात आती है इसका प्रिवेंशन क्या है, डिजीज को रोका कैसे जा सकता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम यहां पर एडमिनिस्टर कर दें एंटी आरएच एंटीबॉडी
टू मदर जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, अगर हम एडमिनिस्टर कर दें जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, तो मतलब पार्चुरेशन के जस्ट बाद अगर हम ये एडमिनिस्टर कर दें एंटी-आरएच एंटीबॉडी, तो ये समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सुनिए जरा। अगर जब यहां पर फीटल आरबीसी आई थी, तभी अगर आपने बाहर से एंटीबॉडी दी होती, तो क्या मदर का इम्यून सिस्टम काम कर पाता? नहीं। और अगर मदर का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, तो क्या यहां मेमोरी डेवलप होती? नहीं। तो इसका मतलब है सारी समस्या नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हर पार्चुरेशन के बाद क्या देना है? एंटी-आरएच एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करनी है। तो हम कौन सी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगली डिजीज पे आते हैं। अगली डिजीज आपको दी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को और कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन का दूसरा नाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहली बात, ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो एपरेटस है उसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। तो एपरेटस का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। यह एपरेटस का नाम हो गया। एपरेटस के बाद अब अगली बात आती है, मेजर किसमें करते हैं? आर्टरी या वेन? तो आपने को याद रखना है दैट इट इज मेजर्ड इन आर्टरी। कहां मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर? आर्टरी के अंदर मेजर किया जाता है, वेन के अंदर नहीं। अब अगली बात कि भाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में अपन ने कहा कि ये होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जब 140/90 लिखती है तो ब्रैकेट में एनसीईआरटी ओवर लिखती है, मतलब एनसीईआरटी आपको इसे पढ़ना सिखाती है। क्या इसे 120/80 पढ़ा जाएगा? नहीं, हम मैथ नहीं लगा रहे हैं। क्या इसे 120/80 पढ़ेंगे? नहीं। क्या पढ़ा जाता है? 120/80। इसमें से जो 120 वाला प्रेशर है यह है सिस्टोलिक प्रेशर। ये वाला प्रेशर क्या है बेटा? सिस्टोलिक। जबकि 80 वाला प्रेशर क्या है? तो यह है डायस्टोलिक प्रेशर। 80 वाले प्रेशर को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कितना है? 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब एक बच्चे अपन पहले, अब आजकल तो बात नहीं करते, पहले हम एक पल्स प्रेशर निकालते थे, है ना? अपने हाथ पे यहां पे अगर आप उंगली रखेंगे तो आपको ऐसे करके अपनी पल्स फील होती है। तो उसमें जब ये ऐसे है तब प्रेशर है 80, जब ऐसे हुआ तो हुआ 120। तो अब आपको जो फील होगा वो दोनों के बीच का डिफरेंस फील होगा, यानी कि आपको फील कितना हुआ? 40। तो वो जो 40 है उसे कहा जाता है पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? पल्स प्रेशर कहते हैं। हालांकि अब एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो ये तो हुआ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब बात आती है कि हाई ब्लड प्रेशर होता कब है? तो भैया हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जबकि अगर रिपीटेड चेक्स पर, सबसे पहली बात, क्या अगर एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर मानेंगे? नहीं। रिपीटेड चेक यानी कम से कम 2-3 बार अलग अलग टाइम पे हमें मेजर करना है। अगर बार बार ऐसा ही रह रहा है और रिपीटेड चेक्स पर अगर ये प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रहता है, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ध्यान दो, 121/81 हाई ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं। हालांकि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा है पर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बीपी कितना होना चाहिए? 140/90 या इससे ज्यादा, वो भी एक बार नहीं, बार बार ब्लड प्रेशर ये बना रहना चाहिए। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर।
अब ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हार्म करता है वाइटल ऑर्गन को। ये हार्म किसे करता है बेटा? वाइटल ऑर्गन्स को हार्म करता है। और वाइटल ऑर्गन्स में देखिए किस किस का नाम आता है। तो पहला नाम आता है हार्ट, दूसरा ब्रेन, और तीसरा नाम आता है किडनी। तो कितने ऑर्गन का नाम आएगा? 3। कौन कौन? हार्ट, ब्रेन और किडनी। इन 3 ऑर्गन्स के अपन यहां नाम लेते हैं कि भाई ये 3 ऑर्गन है जो कि यहां अफेक्ट होते हैं। क्यों भाई? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब है कि हार्ट का काम बढ़ गया, तो हार्ट तो अफेक्ट होना ही होना है। अगला नाम किसका लिया? ब्रेन का। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सीवीए, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाते हैं, या हम कहें कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को सप्लाई करने वाली कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं। किडनी, आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता कहां पर है? बोमेन कैप्सूल पर, और वो प्रेशर की वजह से ही होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी फंक्शन अफेक्ट होंगे, और किडनी फंक्शन अफेक्ट होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको यहां दिक्कत होने लगेगी। तो कितने ऑर्गन अफेक्ट हुए? 3। कौन? हार्ट, ब्रेन और किडनी। ये 3 ऑर्गन्स यहां पे डैमेज होते हैं, या 3 ऑर्गन्स इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। तो हाइपरटेंशन के बारे में अपन ने बात की। अब देखिए एनसीईआरटी अगली डिजीज यहां लेती है अथेरोस्क्लेरोसिस। और जो अथेरोस्क्लेरोसिस है इसे और कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। तो अपन ने इसे कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज या अथेरोस्क्लेरोसिस। कब होता है? तो अपन ने कहा कि देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ, किस किस का? तो जरा बोलते जाए। फैट होगा क्या? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू इन आर्टरी सप्लाइंग टू हार्ट। और बताओ जरा कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है हार्ट को? तो आर्टरी सप्लाइंग टू हार्ट, इसका नाम क्या था? तो ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी को बच्चे अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो ये वाली कौन सी आर्टरी हो गई? कोरोनरी आर्टरी है। तो मतलब अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन चीजों का डिपोजिशन हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसकी वजह से होगा क्या? यहां पे ल्यूमेन ऑफ आर्टरी हो जाएगा नैरो। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी क्या हो जाएगा? नैरो। तो हमने कहा कि साहब आर्टरी का ल्यूमेन यहां पर नैरो हो गया। और आर्टरी का ल्यूमेन नैरो क्यों होता है? अब कारण समझना। देखो, अगर मैं किसी आर्टरी की बात करूं तो सबसे बाहर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद सेकेंड लेयर जो आती है, जो एक आर्टरी के अंदर थिकेस्ट लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटरना। तो सबसे अंदर की तरफ वाली लेयर को आपने क्या बोल दिया? ट्यूनिका इंटरना आपने कहा। तो ऐसे करके आर्टरी की वॉल कितनी लेयर से बनी है? 3। अब गलती से हम मान ये लेते हैं कि यहां जो डिपोजिशन हो रहा है वो डिपोजिशन यहां होगा। ऐसा नहीं है। ये डिपोजिशन यहां नहीं होता है। कहां होता है? आप सुनेंगे जरा। तो ये जो डिपोजिशन होना है, ये डिपोजिशन होगा मीडिया में। यहां पे देखो, यहां डिपोजिशन हुआ। जब ये डिपोजिशन ऐसा हुआ तो इसका मतलब है ट्यूनिका इंटरना की अब शेप चेंज हो गई ना। और जब शेप चेंज हुई तो ट्यूनिका इंटरना कुछ ऐसे करके आ गई। तो जो डिपोजिशन था, ये डिपोजिशन वॉल के अंदर हो रहा है या ल्यूमेन में?
तो डिपोजिशन कहाँ होता है? वॉल में। अरे भैया अगर ल्यूमेन में हो तो हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, तो हम इस डिपोजिशन को ही ना निकाल दें। नहीं निकाल पाते क्योंकि डिपोजिशन कहाँ है? वॉल के अंदर है। वॉल को काटना पड़ेगा, वॉल डैमेज होगी, फिर वो हील होगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसीलिए अपन स्टेंट डाल देते हैं। ठीक, तो यहां पर ल्यूमेन ऑफ आर्टरी क्या हो गई? नैरो। जैसे ही ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो हुई तो इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई टू हार्ट, बोलो घटेगा कि बढ़ जाएगा? तो अपन ने कहा कि यहां पर ब्लड सप्लाई टू हार्ट क्या हो जाएगा? कम। जब अगर हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई घट जाएगी तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस, या हम इसे नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी करके इसे बोल दिया जाता है। यह समस्या का सबसे पहला लेवल है। ठीक, जब ये होगा, अब उसके बाद अगर पेशेंट ने अभी जाकर के दिखा लिया डॉक्टर को तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिखाया तो अगली कंडीशन आती है एंजाइना पेक्टोरिस। कौन सी कंडीशन आती है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में देयर विल बी एक्यूट चेस्ट पेन। यहां क्या होगा? एक्यूट चेस्ट पेन होगा। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? अचानक। क्या ये चेस्ट पेन बहुत लंबे टाइम चलेगा? नहीं, बहुत लंबे टाइम नहीं चलता है। ये अचानक से चेस्ट पेन होगा और काफी ज्यादा इंटेंस चेस्ट पेन होगा, घबराहट होने लगेगी। तो एक्यूट चेस्ट पेन किसके केस में हो रहा है? एंजाइना पेक्टोरिस में हुआ। क्यों हो रहा है? तो एक्यूट चेस्ट पेन इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल, ये क्या हो गई? कम। तो कार्डियक मसल के लिए जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि ब्लड वेसल की ल्यूमेन नैरो हो गई थी। हार्ट के लिए ब्लड फ्लो कम हो गया था। जब अगर ब्लड फ्लो कम हो गया था तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, इट कैन बी इन एनी एज, हो कभी भी सकती है, बट इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली। तो ये ज्यादा कॉमन किन के अंदर है? तो हमने कहा बेटा कि ये ज्यादा कॉमन है मिडिल एज एंड एल्डरली। तो मिडिल एज और एल्डरली लोगों के अंदर ये डिजीज कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा कॉमन है। तो अपन ने इसे क्या नाम दे दिया? एंजाइना पेक्टोरिस कहा। तो अब बात आती है कि ठीक है साहब, एंजाइना पे जब अच्छा एंजाइना पेक्टोरिस क्यों कहा? तो एंजाइना शब्द का मतलब होता है घबराहट, ठीक, पेन। पेक्टोरिस, चेस्ट मसल्स को पेक्टोरल मसल्स कहा जाता है। पेन कहां हो रहा है? चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, तो इसीलिए डिजीज को नाम क्या देते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब ये जो एंजाइना पेक्टोरिस यहां पर हो रहा है, इस एंजाइना पेक्टोरिस पर अगर हमने ट्रीटमेंट करा लिया तो ठीक। अगर मान लो अभी भी आदमी ना सुने, तो अगर नहीं सुने तो उस कंडीशन में डिजीज होती है हार्ट अटैक। कौन सी डिजीज होगी? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या नाम देते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहा जाता है। देखिए, इन्फार्क्ट शब्द का मतलब होता है डेड। मायो मतलब मसल, कार्डियल मतलब हार्ट। तो जब अगर हार्ट मसल्स की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या हुआ? तो ये मैं कहूंगा कि देयर इज सडन डेथ ऑफ सम कार्डियक मसल। और ध्यान दें, अगर कार्डियक मसल की डेथ हो गई तो क्या आप इन्हें वापस से जिंदा कर सकते हैं? नहीं। तो कुछ कार्डियक मसल्स की डेथ हो गई। डेथ क्यों हुई? तो अपन ने कहा कि ड्यू टू रिड्यूस्ड, चाहे तो आप कह लीजिए यहां पे ब्लड सप्लाई, या फिर आप कह दीजिए ऑक्सीजन सप्लाई, ये अगर कम हुई और उसकी वजह से अचानक कुछ कार्डियक मसल की डेथ हो गई तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। ठीक,
या हार्ट अटैक कहते हैं आसान भाषा में। अटैक मतलब हमला, ठीक। एक सेना ने दूसरी सेना पे हमला किया, जब अगर ऐसा होगा तो सेना के कुछ सैनिक मारे जाएंगे। तो जब अगर कुछ सैनिक यानी कुछ कार्डियक मसल अगर मर रहे हो तो अब आप मान लो हार्ट पे हमला हो गया है, ठीक। तो अपन जो है हार्ट अटैक कैसे याद रख लेंगे कि अटैक मतलब हमला। जब अगर कुछ कार्डियक मसल्स की डेथ हो रही हो, अगर वो मारे जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बोल देंगे हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक के अलावा और भी कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन आती है कार्डियक अरेस्ट। एक कंडीशन को क्या कहा जाता है, कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। नाउ व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? तो यहां पर इसके अंदर क्या होता है कि एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ये एकदम स्टॉप। तो हार्ट की जो एक्टिविटीज हैं वो एकदम स्टॉप हो जाती, बंद हो जाती। जब हार्ट की एक्टिविटीज एकदम स्टॉप हो जाएं, हार्ट की एक्टिविटीज एकदम बंद हो जाएं, तो वो कंडीशन क्या कही जाती है, कार्डियक अरेस्ट कही जाती है। अब कैसे बंद होती है, क्या कहानी है, कैसे याद रखना है? तो देखो, अगर मान लो किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट हो गया ना। अगर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो अब उस पर्सन का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जीरो हो गया ना। मतलब अगर मान लो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और फिर वो शाम को कहे कि साहब मेरे को गोलगप्पे खाने जाना है, मेरी इच्छा है, तो कैन ही गो? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसे अरेस्ट किया है, मतलब उसका मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। वही कहानी यहां अप्लाई करके रखो कि अगर हार्ट मसल्स का जो एक्शन है, जो मूवमेंट है, जो काम है, वो अगर अचानक से जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलना, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अलावा एक कंडीशन और आती है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है? तो ये हमने कहा कि व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड sufficiently to meet needs of body। यानी कि बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर हार्ट सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, देन द कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हार्ट फेलियर। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो समझो, मान लो तुम्हारा एक पेपर है 100 नंबर का। पेपर कितने नंबर का? 100, ठीक। इस पेपर के अंदर जो पासिंग मार्क्स हैं ये मान लेते हैं 40। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40। अगर मान लेते हैं मेरे नंबर, ठीक, जैसे मेरा नाम है मनीष, मान लेते हैं मेरे नंबर आए 35। नंबर कितने आए? 35। बोलो, मैं पास हुआ कि फेल? फेल ना। पर क्या मेरे नंबर जीरो हैं? नहीं। यही हार्ट फेलियर है। हार्ट को अपना काम सफिशिएंटली करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने थे? 40। क्या हार्ट के नंबर जीरो आए? नहीं। इसने काम तो किया, पर ये 40 नंबर नहीं ला पाया। 40 से कुछ कम नंबर इसके आए और इसके नंबर आए 35। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हार्ट क्या हो गया? फेल। तो क्या हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक तीनों सेम बातें हैं? नहीं, तीनों सेम बातें होती नहीं हैं। अब आप याद करें, माइक्रोब वाले चैप्टर में मायोकार्डियल इंफाक्शन के केस में स्ट्रेप्टोकाइनेस का नाम आता है ना, कि कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। याद रखिएगा। यहां तक बात रही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो अपना चैप्टर का नाम है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन।
तो अब जरा देखें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें कही जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनमें आप देखो, सबसे पहले जब अपन हीमोडायलिसिस वगैरह पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे अगर आप देखें तो एक कंडीशन दी है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या है? तो ये अपन ने कहा कि यह है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ये क्या है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो कंडीशन क्या कही जाती है? ग्लाइकोसूरिया। अगला कीटोन्यूरिया। तो कीटोन्यूरिया का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज। क्या मौजूद हो? हार्मफुल कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट हो किसके अंदर? यूरिन में। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया। ये दोनों जो कंडीशन हैं वो कौन से डिजीज को इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये इंडिकेट कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो ये दोनों डिजीज इंडिकेट किसको कर रहे हैं बेटा? डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स के अंदर आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी बात करती है यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है कि यूरिया इन ब्लड कम हो जाए कि ज्यादा? तो ये हो जाए ज्यादा। यहां देखो, पहले वर्ड है यूरे, उसका मतलब है यूरिया। फिर एक वर्ड है ईमिया। ईमिया शब्द का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। फिर इसके अंदर दिया है किडनी फेलियर। कौन सी कंडीशन की बात की है? किडनी फेलियर के बारे में बात की है। तो किडनी फेलियर का मतलब क्या हुआ? कि यहां पर किडनी अगर ये काम करना बंद कर दे, और किडनी अगर काम करना बंद करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ट अप इन बॉडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का जो बिल्टअप है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट का इकट्ठा होना है, ये काम बढ़ जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट का बिल्टअप बढ़ेगा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? यहां पर अपन कहेंगे ये किसकी वजह से हुआ? किडनी फेलियर की वजह से। किडनी फेलियर के बाद फिर देखिए बात करी है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। डिजीज ली है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वर्ड को तोड़ लीजिए, संधि विच्छेद करो। पहला वर्ड आता है ग्लोमेरुलो, मतलब कि ग्लोमेरुलस। फिर दूसरा वर्ड आता है नेफ्र, मतलब कि यहां पर नेफ्रॉन। फिर वर्ड आता है आइटिस, और आइटिस वर्ड का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। तो अपन ने कहा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या हो जाएगा? सो इट विल बी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। तो किडनी में या नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर क्या होने लगा? इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उस कंडीशन में फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हैम्पर होगी, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर चेंज किस कंडीशन में होती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। फिर बात की है रीनल कैल्कुलाई। और रीनल कैल्कुलाई का मतलब है यहां किडनी स्टोन। इसका मतलब क्या है बेटा? यहां किडनी स्टोन। देखिए, रीनल कैल्कुलाई किया किडनी स्टोन में, इफ देयर इज डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स होंगे किसके? तो क्रिस्टल्स हो सकता है कि एक तो हो यूरिक एसिड के, या फिर
ये हो सकते हैं ऑक्सलेट के इन रीनल पेल्विस। तो ये डिपोजिशन कहाँ होता है? रीनल पेल्विस में। तो रीनल पेल्विस में अगर यहां पर क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड या ऑक्सलेट अगर डिपॉजिट होने लगते हैं तो इस कंडीशन को अपन नाम क्या देते हैं? रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन करके नाम दे देते हैं। इतने डिसऑर्डर्स आपको दिए हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। अगला चैप्टर अपना आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां पर जमा टोटल आपको 6 डिसऑर्डर दिए गए हैं। तो अगले चैप्टर पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो अब देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे पहला डिसऑर्डर लिया है माइस्थेनिया ग्रेविस। पहला डिसऑर्डर कौन सा लिया बेटा? माइस्थेनिया ग्रेविस लिया है। माइस्थेनिया ग्रेविस इज आल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। होता क्या है इसके अंदर? तो देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में अगर हम बात करें, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ऑटो इम्यून है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम रोल प्ले कर रहा होगा। तो क्या अपने को मोटर यूनिट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद है? तो एक मोटर यूनिट जो होती है, मान लो अगर एक मोटर न्यूरॉन है और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये इधर अगर मान लो ये इसके साइनेप्टिक नॉब आ गई, ये जो मोटर न्यूरॉन है अगर ये यहां पर जाकर के 3 अलग अलग मसल फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब भी इस मोटर न्यूरॉन के पास सिग्नल आएगा तो तीनों मसल फाइबर एक साथ काम करेंगे। देन इट इज कॉल्ड एज मोटर यूनिट। क्या कहते हैं इसे? मोटर यूनिट कहते हैं। तो मोटर यूनिट क्या होता है? तो अपन ने कहा ए मोटर न्यूरॉन, मतलब इसमें मोटर न्यूरॉन कितने रहते हैं? एक। एंड मसल फाइबर्स, देखिए यहां पे मैंने फाइबर लिखा कि फाइबर्स, तो मतलब कि फाइबर कितने हैं? एक से ज्यादा। ठीक, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? एक मोटर यूनिट बनाते हैं। वहीं पर अगर मैं इसमें से इतनी स्ट्रक्चर को अगर निकाल लूं, ठीक, इतनी स्ट्रक्चर को निकालने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर बात करूं केवल इतने के बारे में, ये, तो अगर मैं केवल इतने के बारे में बात करता हूं तो इसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे अपन नाम क्या देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, या इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। तो यहां पर जो सार्कोलेमा है उसके ऊपर पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स। किसके रिसेप्टर मौजूद है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। वही न्यूरोट्रांसमीटर यहां साइनेप्टिक नॉब में वेसाइकल्स के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आपको बात याद आ गई होगी। तो देखिए यहां पर होता यह है कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं ऑन सार्कोलेमा, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सार्कोलेमा पर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर यहां क्या हो जाते हैं बेटा? डिस्ट्रॉयड। तो हमने कहा कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऑन सार्कोलेमा आर डिस्ट्रॉयड किस कंडीशन के अंदर? माइस्थेनिया ग्रेविस में। अब समझो यहां पर ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन में सारे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होंगे, धीमे धीमे करके रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होंगे। मान लेते हैं एक मोटर यूनिट में टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर मान लो 5000 था, तो पहले उतना ही काम करने के लिए अपने पास 5000 फाइबर थे। ठीक, अब मान लो इनमें से 1000 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए, तो उतना ही काम करने के लिए अपने पास अब यहां रिसेप्टर कितने रह गए? 4000। रिसेप्टर कितने रह गए? 4000। ठीक,
जब अगर 4000 रिसेप्टर रह गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने को फटीग फील होने लगेगा, यानी कि हम जल्दी थक जाएंगे। अब रिसेप्टर मान लो कुछ और दिन बाद 2000 और गायब, अब कितने बचे 2000। काम टोटल कितने का था 5000 का, अब कर कितने रहे 2000। तो मतलब कि फैटीग यानी कि थकान हमेशा बनी रहेगी, फैटीग यानी कि थकान हमेशा बनी रहेगी। अगर बनी रहेगी तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, वीकनेस। और लास्ट में धीमे धीमे करते करते जब सारे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रिसेप्टर्स के डिस्ट्रॉय होने पर अब ये मसल बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। जब बिल्कुल काम नहीं करेगी तो इसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, पैरालिसिस। यानी कि आपको यहां क्या देखने को मिलता है, पहले आपको देखने को मिलेगा फैटीग, नहीं पहले मान लेते हैं वीकनेस, फैटीग, दूसरा आपको देखने को मिलेगा वीकनेस, फैटीग वीकनेस के बाद लास्टली आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, पैरालाइसिस। तो फाइनली यहां पर क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। तो देखिए अब तक हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो केवल एक दिया था एनसीईआरटी ने हेल्थ एंड डिजीज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा अपने को यहां कौन मिल गया, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के बाद अगला डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी बात करती है इसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो सेकेंड वन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, दोनों में अंतर याद रखना, ये डिसऑर्डर जेनेटिक है, जबकि वहीं पर जो माइस्थेनिया ग्रेविस था वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। अब जेनेटिक डिसऑर्डर हो क्यों रहा है, तो ये तब होता है इफ देयर इज म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन कोडिंग जीन। फिर से एनसीईआरटी पढ़िएगा और अच्छे से। क्या एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि हमेशा डिस्ट्रोफिन कोडिंग जीन की वजह से ही होता है, नहीं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि इट इज मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कहा है, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कहा है मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर तो मतलब कुछ केस तो बच गए ना, और जो केस यहां पर बच गए उनमें अगर हम बात करें तो अपन यहां पर कहते हैं कि समटाइम्स, ये कभी कभी ये न्यूट्रिशनल भी होता है। तो कभी कभी ये न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है। तो इसीलिए हमेशा नहीं कहा है, कहा है कि कभी कभी कैसा होता है, या कहा है ज्यादातर मामलों में कैसा रहेगा, जेनेटिक। न्यूट्रिशनल तब होता है अगर हमारी डाइट में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है सेलेनियम। अगर हमारी बॉडी में सेलेनियम की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में हो जाता है न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक। विटामिन ई की कमी की वजह से भी होता है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो साहब अगर डिस्ट्रोफिन कोडिंग जीन नहीं है तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी। कौन सी प्रोटीन नहीं बन रही है बेटा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन वुड बी एब्सेंट। तो यहां डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं है। कुछ मामलों में बनती भी है, कुछ मामलों में बनती भी है, पर ये फॉल्टी बनती है, सही नहीं बनती। तो अब डिस्ट्रोफिन का काम क्या था, तो अब देखिए अगर मैं एक मसल फाइबर आपको दिखाऊं तो एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल सी होती है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी। अब इस मसल फाइबर के अंदर अपन जानते हैं कि मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये क्या पाए जा रहे हैं, मायोफाइब्रिल, एंड दीज आर पैरेलली अरेंज्ड। तो यहां पर पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल पाए जा रहे हैं। ये जो मायोफाइब्रिल हैं यही वो स्ट्रक्चर हैं जहां पर आपको लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। तो लाइट और डार्क बैंड आपको यहीं पर दिखाई देते हैं। अब देखिए ये आपने कहा कि ये जो लाइट और डार्क बैंड आपको दिख रहे हैं, जिस मायोफाइब्रिल में, इस मायोफाइब्रिल को
मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ना, ये काम किसका होता है? डिस्ट्रोफिन का। कौन सी प्रोटीन जोड़ती है? डिस्ट्रोफिन। तो ये अंदर अपन ने क्या दिखाया? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को सार्कोलेमा के साथ जोड़ना काम किसका था? तो ये हमने कहा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम है। तो ये जो यहां पर प्रोटीन मौजूद है इसका नाम है डिस्ट्रोफिन। और ये यहां पर है मायोफाइब्रिल या मसल फाइब्रिल आप कह दीजिए। और ये हो गई सार्कोलेमा। तो मायोफाइब्रिल को सार्कोलेमा के साथ जोड़ना कौन सी प्रोटीन का काम है बेटा? डिस्ट्रोफिन का। और डिस्ट्रोफिन बन नहीं रही है। जब अगर नहीं बन रही है देन देयर विल बी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल। क्या होने लगेगा? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होने लगेगा मसल का, यानी कि मसल धीमे धीमे करके डीजनरेट होने लगेंगी। तो अपन ने कहा कि यहां हो जाता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल। अब ये जो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल है इसके मामले में क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है डिजीज बाई बर्थ होगी। ये डिजीज बाई बर्थ है और ज्यादातर मामलों में बच्चों की जो डेथ है वो 2 to 4 ईयर के अंदर अंदर हो जाती है। और सबसे लास्ट में इसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, मतलब कि जो अपना डायफ्राम वगैरह है वो काम करना बंद कर देता है। तो जब भी अगर स्टेटमेंट में लिखा हो फैटीग, वीकनेस, पैरालिसिस, तो कौन सी डिजीज है? माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर कहा जाए प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल तो कौन है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तीसरी कंडीशन समझिए। तो तीसरा डिसऑर्डर आपको यहां दिया है मस्कुलर टिटेनी। तीसरा डिसऑर्डर बेटा कौन दिया? मस्कुलर टिटेनी दिया है। तो अगला डिसऑर्डर आपको दिया गया है मस्कुलर टिटेनी। कब होता है? अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए। ब्लड कैल्शियम क्या हो जाए? कम। तो अपन ने कहा कि ब्लड में अगर कैल्शियम कम हो जाए, क्यों कम होने लगा? तो ब्लड में कैल्शियम तब कम होगा जब अगर पीटीएच का सेक्रीशन हो जाए कम। पीटीएच का बोलो पूरा नाम क्या था? पैराथायराइड हार्मोन ना। तो पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रीशन अगर कम होगा तो ब्लड कैल्शियम कम हो जाएगा। जब ब्लड कैल्शियम कम होगा तो इसकी वजह से जो मसल है इट इज इजीली डीपोलराइज्ड। मसल क्या होता है? बहुत आसानी से डीपोलराइज हो जाती है। और मसल अगर आसानी से डीपोलराइज होने लगी तो इसका मतलब है कि देयर विल बी रैपिड स्पैज्म, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी और प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे। और क्या ये कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्ड होंगे? नहीं। तो इसलिए अपन ने कहा कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन किसके होने लगेंगे? मसल के। अब देखिए जब हम टिटेनी की बात कर ही रहे हैं तो यहीं पर साथ में मैं एक और डिजीज जोड़ लेता हूं जिसका नाम है टिटेनस। ध्यान रखना टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया का नाम है। सो टिटेनस कैसी डिजीज है बच्चे? बैक्टीरियल। जबकि टिटेनी कैसी डिजीज है? ये आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर काइंड ऑफ हो गया, या अपन कहें मसल्स की समस्या है। तो दोनों के होने के कारण अलग हैं। ये बात अलग है कि दोनों का आउटकम सेम है कि दोनों के अंदर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा। अब देखिए मसल के तो 3 डिसऑर्डर दिए थे। मसल के बाद अब बोन के डिसऑर्डर में सबसे पहले आपको दिया है यहां पर ऑस्टियोपोरोसिस। क्या दिया बेटा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाएगा कि बोन मास कम, मतलब बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो गया। अगर बोन मास कम है तो इसका मतलब है चांसेस ऑफ फ्रैक्चर घटे कि बढ़ गए? बोलो, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इसके अंदर कम हुआ कि ज्यादा? जल्दी जल्दी बोला करो। तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर क्या हुए? ज्यादा। ठीक। अब फिर देखना एनसीईआरटी ने कैसे खेला है।
इसको कहा कि यह है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या कहा है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। और एज रिलेटेड डिसऑर्डर कहा, साथ में कहा कि साहब ये होता क्यों है? तो इसमें कहा कि एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। कमी किसकी हो रही है? एस्ट्रोजन की। क्यों कहा एज रिलेटेड? समझना, एस्ट्रोजन की कमी तब होगी जब मेनोपॉज होगा। एस्ट्रोजन की कमी कब होगी? जब क्या हो? मेनोपॉज। और ये हम जानते हैं कि मेनोपॉज अपने आप में एक एज रिलेटेड कंडीशन है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका एक कारण और भी हो सकता है, एक कारण और भी पॉसिबल है। और वो कारण तब हो सकता है जबकि अगर मान लो पीटीएच ज्यादा हो जाए, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या हो जाए? ज्यादा। ये बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लेके आता है। अगर ज्यादा कैल्शियम निकालेगा तब भी तो बोन में कैल्शियम कम रह जाएगा, और बोन में कैल्शियम कम रहा तब भी तो डिजीज होगी ऑस्टियोपोरोसिस। बट इन दैट केस इट विल नॉट बी एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जब आप एस्ट्रोजन वाले रूट से कनेक्ट करते हैं तब आप कहते हैं कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अगली कंडीशन कौन सी आई? ऑस्टियोपोरोसिस। फिर एक कंडीशन आ जाती है आपकी आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस में आपने कहा कि देयर इज इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइटिस में इंफ्लामेशन किसका होगा बेटा? जॉइंट्स का। तो हमने कहा कि आर्थराइटिस के अंदर इंफ्लामेशन होता है जॉइंट्स का। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करके केवल उतनी बात कर रहा हूं जितना एनसीईआरटी में है, ठीक ना? अपन उससे कम बात करेंगे ना ज्यादा। इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब कि जो जॉइंट्स हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी। तो जो आर्थ वर्ड है ये अपने आप में ही बताता है जॉइंट। आइटिस मतलब इंफ्लामेशन, तो इंफ्लामेशन किसका हो रहा है? जॉइंट्स का। तो कंडीशन को आपने क्या कह दिया? आर्थराइटिस। लास्ट कंडीशन इसके अंदर दी गई है गाउट। और गाउट होता है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। किसका डिपोजिशन बेटा? यूरिक एसिड का। तो अपन ने कहा कि देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगे, ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो यूरिक एसिड किसके किसके फॉर्म में बेटा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड अगर यहां डिपॉजिट होने लगे तो इस कंडीशन को अपन नाम क्या देते हैं? गाउट नाम दिया जाता है। अब इतने डिसऑर्डर तो कुल मिला के आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के अंदर दिए थे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनसीईआरटी कोई डिसऑर्डर देती नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कि वहां कौन कौन से डिसऑर्डर्स के नाम हैं। So next chapter will be chemical coordination and integration. Hmm, 15-20 मिनट, ठीक। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखो एनसीईआरटी इसमें सबसे पहले शुरू करती है पिट्यूटरी, ठीक। और पिट्यूटरी जब शुरू की है तो वहां पे आप देखिए डिजीज का नाम आता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। कौन सी डिजीज आती है? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है ये तब होता है जबकि अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन क्या हो जाए? कम। और ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन कब कम होना चाहिए? तो अपन ने कहा कि ये कम हो जाए ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कब कम हो जाए बेटा? चाइल्डहुड के दौरान। अगर चाइल्डहुड के दौरान ये सेक्रीशन कम हो जाएगा तो इसके कम होने की वजह से अब क्या होगा कि जब चाइल्डहुड के दौरान सेक्रीशन कम हुआ तो फर्दर क्या होगा कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। अब पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेंगे सर्कस के मिडगेट्स।
यानी कि सर्कस में जो बौने होते हैं ना, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक, उनके केस में केवल फिजिकल ग्रोथ रुकी होती है, मेंटल ग्रोथ भी नॉर्मल होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी वहां नॉर्मल होती है, केवल स्टंटेड यानी कि रुका हुआ क्या है, फिजिकल ग्रोथ। अब देखिए इसके बाद दूसरी कंडीशन आपको दी है, या अपन एक जोड़ लेते हैं, जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म तब होती है अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सेक्रीशन होने लगे, और ये सेक्रीशन कब होने लगे, तो अपन ने कहा ड्यूरिंग ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन ज्यादा होता है, तो ये सेक्रीशन ज्यादा होने पर अब क्या होगा, बॉडी की एक्सेसिव ग्रोथ होगी। पर आपको ध्यान रखना है, ये ग्रोथ एक्सेसिव तो होगी बट इट विल बी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर बराबर की ग्रोथ हो रही होगी। जाइगेंटिज्म के बाद अब यहां अगली कंडीशन आती है एक्रोमेगैली। देखो यहां वर्ड आया एक्रो, एक्रो का मतलब होता है अनइवन। फिर वर्ड आया मेगा, मेगा मतलब बड़ा, ली। तो एक्रोमेगैली किसके अंदर होती है, तो ये होती है जब ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन हो जाए ज्यादा ड्यूरिंग मिडिल एज। तो ज्यादातर मामलों में ये कौन सी एज पर अफेक्ट करता है, तो अपन ने कहा ज्यादातर मामलों में इसमें अफेक्ट कौन होता है, मिडिल एज। ठीक, फिर कहा कि जो अर्ली डिटेक्शन है, ऑफन नॉट पॉसिबल। तो क्या अर्ली डिटेक्शन हो पाता है, नहीं। तो अपन ने कहा अर्ली डिटेक्शन ऑफन नॉट पॉसिबल। तो जनरली यहां पर अर्ली डिटेक्शन इसके अंदर नहीं हो पाता। तो अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सिवियर डिस्फिगरमेंट होगा पर उसकी शुरुआत तो थोड़े से ही होगी। यूजुअली फेस है, पैर हैं, हाथ हैं, इनके साइज बढ़ना शुरू होते हैं। हाथों का साइज तो कभी मेजर होता नहीं है, पैरों का साइज जरूर हम शूज के हिसाब से मेजर करते हैं। ठीक, मान लो मुझे 9 नंबर का शू आता है और मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का जूता लेने गया और मुझे 10 नंबर का आया, तो मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या आएगी कि मेरा पैर बड़ा हो गया या इस कंपनी का साइज छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाली बात आएगी। तो मतलब तब भी मेरा दिमाग इस पे नहीं जा रहा है कि मेरे फेस वगैरह का या मेरे पैर का साइज बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता। जब अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, सिवियर डिसफिगरमेंट होने लगता है, तब जाके डिजीज का जो है डिटेक्शन हो पाता है। अब अर्ली डिटेक्शन के बाद कहा कि इफ या अपन ने कहा कि इट कुड लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो अपन ने कहा कि इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन से सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो ये जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर कार्डियोमेगैली हो जाता है, मतलब इनके हार्ट का साइज बढ़ जाता है। इनमें से कई मामलों में कोलन का कैंसर रिपोर्ट किया जाता है। तो कोलन का कैंसर अपने आप में बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो मतलब कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं। और फिर यहां पर कहा कि इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको छोड़ दिया जाए अनचेक्ड, देन इट कुड लीड टू प्रीमैच्योर डेथ। अब अच्छे प्रीमैच्योर डेथ का मतलब क्या है, अगर ओल्ड एज आने से पहले ही अगर डेथ हो जाए तो ऐसी डेथ को हम क्या बोलेंगे, प्रीमैच्योर डेथ कहेंगे। तो हमने कहा कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया डिजीज को, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, यहां पर प्रीमैच्योर डेथ यहां पर संभव है। तो अपन ने कहा कि यहां तीसरी डिजीज कौन सी हो गई, एक्रोमेगैली। अब आ जाओ थायराइड में। थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर अपन बात करें तो एनसीईआरटी सबसे पहली डिजीज लेती है यहां पर गॉइटर। गॉइटर कब होता है, तो इसमें कहा कि इफ देयर इज डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन,
अगर डाइटरी डेफिशिएंसी किसकी हो जाए, आयोडीन की, मतलब कि अगर आयोडीन डाइट में कम हो जाए तो आयोडीन के डाइट में कम हो जाने की कंडीशन में कौन सी डिजीज हो जाती है, गॉइटर। अब यहां गॉइटर में क्या ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा, यस, तो अपन ने कहा देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का यहां एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब कि थायराइड ग्लैंड का साइज इसके अंदर बढ़ जाता है, तो कंडीशन को आपने क्या कह दिया, गॉइटर। अगला देखिए, आपसे कहा गया है, अगली एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं मिक्स एडिमा, नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया है। मिक्स एडिमा तब होता है इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट एज, अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो, और ये डेफिशिएंसी कब होती हो, एडल्ट एज के दौरान, तो अगर ये डेफिशिएंसी ड्यूरिंग एडल्ट एज होती है तो एडल्ट एज के दौरान डेफिशिएंसी होने पर कंडीशन को क्या कहते हैं, मिक्स एडिमा कहते हैं। मिक्स एडिमा जब होगा तो जनरली फीमेल के अंदर इसके कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाई देते हैं, फीमेल ज्यादा प्रभावित होती हैं, और उस मामले में मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बिकम इररेगुलर। तो यहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इररेगुलर हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर हो जाएगा, कब, जबकि अगर यहां डिजीज कौन सी हो जाए, मिक्स एडिमा। अगली कंडीशन कि अगर मान लो ऐसी ही कुछ सिचुएशन एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान आ जाए तो डिजीज होती है क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म तब होता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कब हो रहा हो बेटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्रेटिनिज्म। अब समझिए, थायरोक्सिन हार्मोन आपके अंदर फिजिकल, मेंटल और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कराता है, तो मतलब तीनों तरीके की ग्रोथ अफेक्ट, मदर की तो हो ही चुकी है ना, तो जो ग्रोथ अफेक्ट होगी वो एम्ब्रियो की अफेक्ट होने वाली है। तो इसकी वजह से जो एम्ब्रियो है या जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टंटेड ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगा, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि यहां पर जो ग्रोथ है वो भी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम। यहां आपको देखने को मिलेगा मेंटल रिटार्डेशन। एनसीईआरटी में समरी पढ़ेंगे, जब आप समरी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी लिखती है कि थायरोक्सिन हार्मोन सीएनएस का डेवलपमेंट कराता है, अगर हार्मोन कम है तो सीएनएस का डेवलपमेंट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे के मामले में आपको क्या लगता है, आईक्यू नॉर्मल रहेगा, ज्यादा या कम, तो इस बच्चे के मामले में आईक्यू हो जाएगा इसका कम, तो अपन ने कहा कि इस बच्चे में लो आईक्यू हो जाएगा। लो आईक्यू के अलावा आप समझिए, मैं हम जो कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं, वो भी तो हमारा सीएनएस ही रेगुलेट कर रहा है। सीएनएस का डेवलपमेंट नहीं हुआ ठीक से तो उस केस में बच्चा क्या हो जाएगा, म्यूट एंड डेफ। बच्चा क्या रहेगा बेटा, म्यूट एंड डेफ। म्यूट एंड डेफ का मतलब, म्यूट मतलब नहीं बोलेगा, टीवी म्यूट कर देते हैं ना, डेफ मतलब अगर ना सुन पाए तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डेफ कहते हैं। तो लो आईक्यू होगा, बच्चा म्यूट एंड डेफ होगा, और साथ में यू विल सी एबनॉर्मल स्किन, कि यहाँ जो स्किन है ये भी नॉर्मल सी नहीं होगी, एबनॉर्मल स्किन होगी। तो हमने कहा साहब कि एबनॉर्मल स्किन आपको यहाँ दिखाई देगी। ये सारी कंडीशंस आपको कब दिखाई देती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब देखिए, कंडीशन आती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब हुआ कि यहां पर अब सेक्रीशन क्या होने लगा, ज्यादा। तो मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म तब होगा जब अगर थायरोक्सिन का सेक्रीशन क्या होने लगे, ज्यादा। कब होगा, तो जो थायराइड ग्लैंड है, अगर थायराइड ग्लैंड में या तो डेवलपमेंट हो जाए
ट्यूमर का, मान लो अगर बिनाइन ट्यूमर बना तो बिनाइन ट्यूमर किसके फॉर्म में बनेगा? नोड्यूल्स के फॉर्म में। नोड्यूल का मतलब होता है गांठें। नोड्यूल का मतलब क्या है? गांठें। तो ग्लैंड पे छोटी छोटी गांठें बन गई। अगर गांठें बनी तो बोलो ग्लैंड का साइज बढ़ा के घटा? बढ़ गया। या फिर देयर इज कैंसर ऑफ थायराइड। अगर थायराइड के अंदर कैंसर हुआ यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर बना तो उस कंडीशन में भी तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ ग्लैंड का क्या हो रहा है? एनलार्जमेंट। अगर आप ध्यान दें तो हाइपोथायराइडिज्म में भी एनलार्जमेंट था और हाइपर के अंदर भी एनलार्जमेंट हो रहा है। मतलब कि चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, दोनों कंडीशन में ग्लैंड का क्या होता है? एनलार्जमेंट। अब हार्मोन का लेवल है ज्यादा। अगर लेवल है ज्यादा तो इसका मतलब है कि यहां बीएमआर बढ़ जाएगी। अगर बीएमआर बढ़ा तो मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। बीएमआर बढ़ा तो बोलो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा या घटा? तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो गया? ज्यादा। अब अगर बीएमआर बढ़ा मतलब बॉडी ज्यादा मेटाबॉलिज्म कर रही है, तो वेट गेन होगा या वेट लॉस? तो पेशेंट के अंदर आपको यहां देखने को मिलेगा वेट लॉस। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या आपको यहां पेशेंट में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं? यस। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये सारी कंडीशन को मिला करके अपन क्या बोलते हैं? ये कौन से डिसऑर्डर थे? थायराइड वाले। थायराइड के बाद पैराथायराइड में कोई डिसऑर्डर नहीं दे रखा। थाइमस में कोई डिसऑर्डर नहीं दे रखा है। फिर आते हैं अपन एड्रीनल ग्लैंड पर। एड्रीनल ग्लैंड के मामले में एक ही डिसऑर्डर दे रखा है और वो है एडिसन्स डिजीज। कौन दिया बेटा? एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज के मामले में देखिए, ये डिजीज तब होती है जबकि अगर मान लो क्या होगी साहब, एडिसन्स डिजीज के मामले में ये होगी तब जब अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आना हो जाए कम। ठीक, एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो गई। क्यों कम हुई? हो सकता है किसी इंजरी की वजह से डैमेज हुआ हो या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की वजह से डैमेज हो सकता है। जब भी अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में आप देखो, एक तरफ तो एल्डोस्टेरोन कम होगा। एल्डोस्टेरोन कम हुआ तो बोलो बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का सॉल्ट और वाटर इन रीटी कम हो जाएगा ना, ज्यादा लूज करने लगेगी। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल कम हुआ। अगर ये कॉर्टिसोल कम हुआ तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुई। कौन अफेक्ट हुआ बेटा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुई तो कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है या घटाता है? तो ये बढ़ाता है ना। इसका मतलब है कि अब यहां ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए जरा, ग्लूकोज भी कम, ब्लड प्रेशर भी कम, तो उस केस में अब पेशेंट को क्या होने लगेगा? एक्यूट वीकनेस। पेशेंट को क्या होने लगेगा? एक्यूट वीकनेस, यानी कि अचानक से। और जब भी ये कंडीशन आती है तो अगर बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दी गई तो उस केस में अब पेशेंट की हो जाएगी डेथ। अब देखिए, एक लास्ट डिसऑर्डर अपना बचता है डायबिटीज मेलाइटस, जिसके बारे में बात करी है। अच्छा हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस और रह गया ना, तो चलिए उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेलाइटस से पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये होता है जब अगर एडीएच की कमी हो। कौन सा हार्मोन कम हो जाए? एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो गया। जैसे ये कम हुआ तो एडीएच के कम होते ही तुरंत क्या हो जाएगा? यहां डायूरेसिस होने लगेगी।
डायूरेसिस का मतलब है कि यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यूरिन वॉल्यूम बढ़ा तो यूरिन यहां कैसी हो जाएगी, डाइल्यूट। पर ध्यान दें, क्या यूरिन के अंदर ग्लूकोज होगा, नहीं, यूरिन में ग्लूकोज मौजूद नहीं होगा। अब देखिए आते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की जो अपने को बात करनी थी। ये होती है दो तरह की। आप एनसीईआरटी की समरी पढ़िएगा बहुत ध्यान से। समरी में एनसीईआरटी बात करती है, पहला, इंसुलिन का सेक्रीशन कम हुआ, और दूसरी तरफ अगर रेजिस्टेंस टू इंसुलिन बढ़ा, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन बढ़ गया। जब अगर सेक्रीशन कम हो तो उस कंडीशन में आप इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है इसे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और वहीं पर अगर रेजिस्टेंस बढ़े तो हम इसे बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो कितने हो गए, दो टाइप, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट कब हो रहा था, जब अगर सेक्रीशन कम हुआ। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कब है, जबकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। इसको हम बोल देते हैं टाइप 2। क्या बोलते हैं इसे, टाइप 2। और इसे बोलते हैं टाइप 1। दोनों में से कोई भी कंडीशन आए, इन बोथ ऑफ द कंडीशंस ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बोलो घटेगा कि बढ़ेगा, तो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज बढ़ा। कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब अगर ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, तो जब ये बढ़ेगा तो अब यही ग्लूकोज कहां जाने लगेगा, यूरिन के अंदर। तो ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज जाने लगे तो कंडीशन को कहा जाता है कीटोन यूरिया। कंडीशन को क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर ग्लूकोज जाएगा यूरिन में तो कंडीशन को अपन बोलते हैं बेटा ग्लाइकोसूरिया। तो ये कंडीशन कही जाएगी ग्लाइकोसूरिया। अगर कीटोन बॉडीज हो यूरिन के अंदर तो कंडीशन को क्या कहा जाएगा, कीटोन यूरिया कहा जाएगा। तो ये कंडीशन कही जाती है कीटोन यूरिया। उम्मीद है कि इतनी बात या अपन ने थोड़े से समय में ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स रिवाइज करें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं, या अगर आपके कहीं कुछ भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के कोटा सेंटर पर आकर के आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।